समस्त सुधी श्रोताओं को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। हिंदी की कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के विशिष्ट अंक मेरे सामने हैं। 4 पत्रिकाओं के अंक हैं, ताज़ा प्रकाशित हुए हैं। पहली पत्रिका साखी है, उसका 41वां और 42वां संयुक्तांक यह है। सदानंद शाही इस पत्रिका के संपादक हैं। बहुत मनोयोग से, निष्ठापूर्वक, कई दशकों से बराबर नियमित रूप से सदानंद शाही जी यह पत्रिका निकाल रहे हैं। हर अंक अपने आप में एक विशिष्ट समायोजन होता है। हर अंक अपने आप में एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जिस विषय पर केंद्रित वह अंक होता है उस विषय के सबसे अच्छे जानकार लोगों से लेख शाही जी प्राप्त कर पाते हैं और सामग्री संचयन और विन्यास करने में उनकी संपादन कुशलता जाहिर होती है। पहले भी इस पत्रिका की चर्चा मैंने की है। केदारनाथ सिंह यशस्वी कवि हिंदी के इसके संस्थापक रहे हैं और गोपेश्वर सिंह इसके अतिथि संपादक हैं। इस अंक के जनवरी 2026 में 41वां 42वां संयुक्तांक इस पत्रिका का प्रकाशित हुआ है। यह पत्रिका प्रेमचंद साहित्य संस्थान का त्रैमासिक है और यह जो अंक है संयुक्तांक, यह विजय नारायण शाही पर केंद्रित है। यह आप देख सकते हैं कि कितना परिपुष्ट यह पत्रिका का अंक है, जो लगभग 500 पृष्ठों का है। और विजय नारायण शाही हमारे समय के प्रखर विचारक, तेजस्वी कवि और राजनीतिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। जुझारू व्यक्तित्व उनका रहा है। बहुत साफगोई और पारदर्शी अपने वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। जितना जो कुछ विजय देव नारायण शाही को थोड़े समय के लिए देखने का, सुनने का अवसर मुझे मिला, मैंने ये जाना और समझा कि उनके बोलने में और लिखने में कोई फाँक नहीं, उनकी कथनी और करनी में कोई फाँक नहीं, उनकी कविताओं में, उनके गद्य के बीच में अलंघ्य खाइयाँ नहीं। विजय देव नारायण शाही अपने आप में पारदर्शी व्यक्तित्व हैं। एक खुली किताब की तरह कदाचित वे रहे। उसी तरह का फक्कड़ मनमोजी जीवन उन्होंने जिया। कबीर की तरह वे रहे और अपनी विचारधारा के लिए सदैव समर्पित, लेकिन उन्मेष के लिए, नए उन्मेष के लिए जाने जाते रहे हैं। लघु मानव पर बहस उन्होंने हिंदी साहित्य में चलाई। ये जो सामग्री विजय देव नारायण शाही पर शाही जी ने गोपेश्वर सिंह के सहसंपादकत्व में संयोजित की है, प्रस्तुत की है, उसमें सुचिंतित संपादकीय है गोपेश्वर सिंह का, जो कि हिंदी के जाने माने समीक्षक हैं। और विजय देव नारायण शाही कबीर चौरा मोहल्ले का लेखक इस शीर्षक से पूर्व संपादकीय सदानंद शाही का है। विजय देव नारायण शाही पर अच्छी सामग्री जुटाई गई है, जिससे कि अपने आप में संदर्भ ग्रंथ यह पत्रिका बन गई है। कविता की साखी शीर्षक से अशोक वाजपेयी, शाही की कविता शीर्षक से नंद किशोर आचार्य, कवि विजय देव नारायण शाही शीर्षक से अरुण कमल, शाही साधारण आवाज़ की खोज इस शीर्षक से अपूर्वानंद, शब्द का आखेट इस शीर्षक से पंकज चतुर्वेदी, नई कविता की मनोभूमि और शाही की कविताएं इस शीर्षक से विनोद तिवारी, विजय नारायण शाही की कविता इस शीर्षक से परिचय दास, विजय नारायण शाही की कविता अंधेरे से आंख मिलाने का साहस इस शीर्षक से अरविंद त्रिपाठी। और इतने लेख जाने माने समीक्षकों के विजय देव नारायण शाही की कविता पर हैं। उनके अन्य लेखन पर, उनके संवादों पर कई लेख हैं। निशांत, अंकित नरवाल, शिव कुमार यादव, अमिता मिश्रा, जिन्होंने विजय देव नारायण शाही के गीतों पर लिखा है,
अच्युतानंद मिश्र जो कि प्रखर पत्रकार हैं, विचारक हैं, उन्होंने भी कविता और आलोचना के सहयात्री शीर्षक से इसमें लेख दिया है। अरुण कमल के 2 लेख हैं, दूसरा लेख उनका आलोचना पर है, एक लेख उनका विजय देवनारायण शाही की कविता पर है। हमारे समय के जाने माने समीक्षक विचारक विजय बहादुर सिंह का लेख है शाही जी की दृष्टि में छायावाद इस शीर्षक से। शाही जी के कर्तृत्व के, चिंतन के, लेखन के, कवित्व के लगभग सारे पक्ष इसमें समेट लिए गए हैं। जितनी सामग्री शाही अपनी विजय देवनारायण शाही अपनी जायसी पर अपनी नई व्याख्या के लिए जाने जाते हैं, उनके मूल्यांकन के लिए, जायसी के पुनर्मूल्यांकन के लिए जाने जाते हैं। उस पर गोपेश्वर सिंह का अच्छा लेख है। और रामेश्वर राय जाने माने विचारक और समीक्षक हैं, उनका भी जायसी के बहाने विजय देव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि पर एक बहस इस शीर्षक से लेख है। योगेश प्रताप शेखर स्वयं अच्छे समीक्षक हैं, उनका भी जायसी और विजय देव नारायण शाही पर लेख है। बड़ी सामग्री संजोई गई है और विजय देव नारायण शाही को केंद्र में रखकर जितनी बहसें हो सकती हैं वे अच्छी तरह से इसमें उठाई गई हैं। अशोक वाजपेयी का भी दूसरा लेख इसमें है, बीच बहस में कविता इस शीर्षक से। और बहुत अच्छा लेख विजय देव नारायण शाही की कविता पर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है, जो हिंदी के अच्छे कवि और समीक्षक भी हैं और संपादक भी हैं, दस्तावेज पत्रिका निकालते रहे हैं। खामोश आवाज़ की कविता इस शीर्षक से उन्होंने लिखा है। रमेश चंद्र शाह जाने माने कवि, समीक्षक, नाटककार और उपन्यासकार हैं। अखंड अपनापे की आवाज़ शीर्षक से उनका लेख है। यह विजय देव नारायण शाही का पुनर्मूल्यांकन इन सारे लेखों के माध्यम से हुआ है। और विजय देव नारायण शाही के अत्यंत ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार, 4 लंबे साक्षात्कार इसमें हैं। केशव चंद्र वर्मा, नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र रंजन तिवारी और अरविंद कुमार त्रिपाठी तथा सुस्मिता शाही और तथा सिद्धार्थ शाही के साथ विजय देव नारायण शाही की बातचीत यहाँ प्रस्तुत की गई है। और कुछ उनके लेखन के भी एक दुर्लभ दस्तावेज यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट में सांस्कृतिक परिवर्तन में पश्चिमवाद की कसौटी शीर्षक से लगभग 10 पृष्ठों का यह लेख है। और मनोज कुमार सिंह का विजय देव नारायण शाही व्यक्ति और रचनाकार इस शीर्षक से विजय देव नारायण शाही का एक सकल मूल्यांकन है। कुल मिलाकर के यह विजय देव नारायण शाही क्या शख्सियत रहे हैं और उनका महत्व क्यों है, इसको जानने के लिए यह अंक बहुत पठनीय है। कुछ कवि रचनाकार ऐसे होते हैं जो अपने समय में चमकते हैं, लेकिन चमक उनकी आभा बाद में कहीं गुम हो जाती है, विलीन हो जाती है। कुछ अपने समय में भी चमकते हैं, लेकिन अपने गुजरने के जाने के बाद कुछ और चमक आभा अपनी व्यक्त करते हैं, जो चर्चाएं उनको लेकर के बार बार उठती हैं। विजय देव नारायण शाही एक ऐसी शख्सियत हैं साहित्य की दुनिया में जो बार बार उठ खड़े होते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी कोने से फिर चर्चा उनको लेकर के की जाती है। उनकी कविता अपने आप में बहुत अलग तरह की कविता है विजय देव नारायण शाही की। और वैसी कविता कोई कवि ऐसा होता है कि उसके जैसी कविताएं कई लोग लिखने लगते हैं। मुझे लगता है कि विजय देव नारायण शाही के जैसा और कोई नहीं लिख पाएगा। विजय देव नारायण शाही की कविताओं के कुछ हिस्से में पढ़ूंगा। यह चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनौती की भाषा मुझसे बोली नहीं जाती। मैं इतने दिनों तक निस्तब्ध सोचता रहा हूँ कि मेरी आवाज़ भारी हो गई है और मुझसे सिवाय विनय के कोई दूसरी बेपाखंड मुद्रा बाकी नहीं रह गई है। इसलिए मैं भरसक साधारण आवाज़ में पूछता हूँ कि मेरे साथ कौन आता है। और इसमें कोई लेख है साधारण आवाज़ के कवि के रूप में विजय देव नारायण शाही के बारे में। मछली घर विजय देव नारायण शाही का बहुत चर्चित कविता संकलन रहा है और उसकी ये पंक्तियाँ हैं। मन में बैठा
मन में बैठा चोर अंधेरी रातों की बारात हुई, बिना घुटन के बोल न निकले यह भी कोई बात हुई। धीरे धीरे तल्ख अंधेरा फैल गया खामोशी है, आओ खुसरो लौट चलें पर, आओ खुसरो लौट चलें घर, इस नगरी में रात हुई। ये जो हमारे समय की विडंबनाओं का बोध है, उसको इस तरह से विजय देव नारायण शाही ने बयान किया है। कार दुर्घटना की याद उनकी कविता है, जिसमें वे कहते हैं कोई तरीका नहीं है इस बेहुदा शोर को तोड़कर ऐसे सन्नाटे को प्राप्त करने का जिसमें से कुछ सुनाई पड़ सके। लाख चांदनियाँ, लाख बरसातें, लाख बरसातों लाख हवाओं से धीरे धीरे चिकना होता है संगमरमर। छूकर देखो यह ठंडा स्पर्श तुम्हारे हाथों में फफोले छोड़ जाएगा। अकेले पेड़ों का तूफान उनकी कविता है। उसका एक टुकड़ा है। इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं या दुबक कर गुमसुम हो जाते हैं। जब वे गुमसुम होते हैं तब अकेले होते हैं, लेकिन जब उत्तेजित होते हैं तब और भी अकेले हो जाते हैं। ये जो अनुभव को बयान करने की कुव्वत है विजय देव नारायण शाही की, यह उनकी अपनी है। और ये उनको बोलते हुए जब सुनते थे तब भी उनमें बात आती थी। उनकी कविताओं में, उनके लेखन में भी यही बात है। आश्चर्य है, मैंने बरसों से अपनी आवाज़ नहीं सुनी, सारा का सारा हेमंत इसी तरह बीत गया। सारा का सारा हेमंत शीर्षक से कविता है उसकी ये। जहाँ मैं इस वक्त हूँ वहाँ से आवाज़ दूंगा, क्या है जो इस बेबुनियाद खामोशी में अभिव्यक्त होना चाहता है। ये विजय देव नारायण शाही एक कवि के रूप में है, पर एक गद्यकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षक के रूप में वे उतनी ही अहमियत रखते हैं, बहुत प्रखर हैं। एक और पत्रिका अभिनव कदम है, यह भी उतने ही समर्पण भाव से कई दशकों से निकल रही है और हर अंक इसका ऐसा ही परिपुष्ट, मोटा, तगड़ा हुआ करता है, अपने आप में मुकम्मल किताब होता है। यह अंक नया अभिनव कदम का अभी मुझे मिला, अंक 47-48 संयुक्तांक यह है, इस वर्ष प्रकाशित हुआ है। जयप्रकाश धूमकेतु इसको मऊ से निकालते हैं, उत्तर प्रदेश से। राहुल संकृत्यायन सृजन पीठ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था है, उसकी ओर से यह पत्रिका प्रकाशित की जाती है। जो कुछ है इसमें, जितना जो कुछ मैं देख पाता हूँ, जयप्रकाश धूमकेतु का है। और हर अंक इसका उसी तरह से अपने आप में एक संदर्भ ग्रंथ होता है और बहुत मौजूद सामग्री हर अंक में किसी ऐसे विषय पर प्रस्तुत की जाती है जिस पर चर्चा की बहुत ज़रूरत है। यह अंक अभिनव कदम का अक्क महादेवी पर एकाग्र है। संपादक जयप्रकाश धूमकेतु हैं, अतिथि संपादक इसके देवेंद्र हैं। और उन्होंने, जयप्रकाश जी ने देवेंद्र से काम अच्छा करवा लिया है। उपसंपादक अमरेंद्र कुमार शर्मा इसके हैं। 47-48 अंक यह है। और इसमें अक्क महादेवी पर जो सामग्री है 47-48 अंक है। प्रकाश निकुंज 223 जय पावर हाउस रोड, निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथ भंजन, मऊ, उत्तर प्रदेश 275-101, यह इसका पता है। और अक्क महादेवी पर जो सामग्री है इसमें 37 लेख हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कन्नड़ लेखकों के 7 लेख इसमें हैं जो अध्येता हैं अक्क महादेवी के, नागरत्ना के, डॉक्टर महेश एस, डॉक्टर टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी, ये तो अनुवादक हैं, लेकिन ये एच.एस. शिव प्रकाश जो प्रखर कवि और आलोचक हैं, उनका लेख है। और टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी ने अनुवाद किया है।
राधा रमणी का लेख है अक्क महादेवी के वचनों में देह मीमांसा पर, जिसका अनुवाद एच.एम. कुमार स्वामी ने किया है। और ब्रजेश कुमार सिंघल का लेख है अक्क महादेवी की माया, अक्क महादेवी और भक्ति आंदोलन। इस पर टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी का लेख है। और देवेंद्र जो अतिथि संपादक हैं, उनका विशद लेख अंत में है। इसमें अक्क महादेवी पर उनके पुनर्पाठ की आवश्यकता, भक्ति परंपरा की पुनर्व्याख्या और अक्क महादेवी की कविताओं में समय और समाज की चेतना, विद्रोहिणी अक्क महादेवी, दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी जो सुभाष राय की किताब है, उस पर लेख हैं। राजेश जोशी ने भी उसी पर लिखा है। और भक्ति आंदोलन और अक्क महादेवी को लेकर के काफ़ी लेख हैं। बबूशा कोहली जानी मानी कवि हैं नए हिंदी के कवियों में, वह क्या खोज रही थी, उसने क्या पा लिया था, इस शीर्षक से उनका लेख है। महिलाओं के जो लेख हैं वो किस दृष्टि से अक्क महादेवी को अपने लिए जानती, बीनती और समझती हैं, इस उनकी जो जद्दोजहद है अक्क महादेवी को समझने में, इस पर लेख हैं। गगन गिल ने भी अनुवाद बहुत अच्छा किया है, बहुत समझ कर के अक्क महादेवी का, उस पर कदाचित चर्चा नहीं है। और विजय राय, नीलिमा पांडे, अमित राय, अमरेंद्र कुमार शर्मा, कमल कुमार, दिविक रमेश जो हिंदी के जाने माने कवि हैं और आलोचक हैं, और अमरनाथ, इन सब के महत्वपूर्ण लेख हैं। यह अक्क महादेवी पर बहुत अच्छी सामग्री इसमें प्रस्तुत की गई है। एक और पत्रिका जो आकार में उतनी बड़ी नहीं होती लेकिन सामग्री की दृष्टि से बहुत गरिष्ठ हुआ करती है और देख कर के प्रसन्नता होती है कि निकल रही है। यशदेव शल्य जी ने उन्मीलन आरंभ किया था। हमारे समय के वे एक अच्छे दार्शनिक चिंतक हैं, वे इसके संस्थापक संपादक रहे हैं। उन्मीलन इस समय अंबिका दत्त शर्मा और प्रदीप कुमार खरे निकाल रहे हैं और उन्मीलन बराबर निकल रहा है और उतने ही मनोयोग से इसमें सामग्री जुटाई जाती है, अच्छी सामग्री जुटाई जाती है। या मानसिक हिंद स्वराज का वैतालिक, इसका नीचे शीर्षक दिया जाता है हर अंक में। सचमुच में उन्मीलन है, यह चेतना का उन्मीलन है। इसमें भारतीय ज्ञान परंपराओं पर, शास्त्र परंपराओं पर और पश्चिमी और पौरस्त्य चिंतन दर्शन पर सदैव बहुत ही महत्वपूर्ण लेख प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। और बड़े दार्शनिक हमारे समय के यशदेव शल्य के अलावा इससे जुड़े रहे हैं। मुकुंद लाट हैं या दया कृष्ण हैं, और संस्कृत के आचार्य नारायण शास्त्री हुए, नारायण शास्त्री द्रविड़ हुए, रामचंद्र द्विवेदी हुए, ये इस पत्रिका से जुड़े रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मेरे कुछ लेख और समीक्षाएं शल्य जी ने इसमें कभी छापी हैं और अंबिका दत्त शर्मा जी ने भी प्रकाशित की हैं। इसमें विश्वनाथ मिश्र जो कि प्रखर विचारक हैं और राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक हैं, उनका और कुलदीप शर्मा का लेख है परंपरा, आधुनिकता और मिथकीय चेतना का संकट, इस शीर्षक से इस अंक में। और बहुत ही महत्वपूर्ण लेख बलराम शुक्ल का है, व्याकरणिक प्रविधि के रूप में अनेकांतवाद। शुक्ल जी जो कि अच्छे कवि हैं, संस्कृत के पंडित हैं, फारसी के मर्मज्ञ ज्ञाता और कवि भी हैं, और व्याकरण उनका विशेष विषय रहा है। भर्तृहरि पर उनका काम अच्छा है, अर्थ सेमांटिक्स पर उनका काम है। ये उन्होंने अच्छा विषय उठाया है कि जो जैन परंपरा है वो अनेकांतवाद की दृष्टि से व्याकरण कैसे बनाती है। चाहे हेमचंद्र हो या अन्य व्याकरण के लेखक हैं जैन परंपरा के अंतर्गत, वहाँ पर व्याकरण की एक पूरी परिपुष्ट परंपरा है और बड़ा समृद्ध व्याकरण उनके यहाँ रहा है। लेकिन वे अनेकांतवाद का उपयोग व्याकरण के निर्माण के लिए करते हैं। बहुत दिलचस्प चर्चा, उदाहरण बलराम शुक्ल जी ने इस पर की है। प्रवीण पंड्या हमारे समय के बहुत तलस्पर्शी विचारक
और समीक्षक हैं, और उनका बहुत अच्छा लेख है। यद्यपि मेरी थोड़ी सी विप्रतिपत्तियाँ इस पर रही हैं, इसको मैंने पहले भी पढ़ा है। श्री अरविंद की आर्ष दृष्टि, वेद भाष्य और लोक भाष्य, और मुझसे असहमति अनेक लोगों को निश्चित रूप से हो ही सकती है, लेकिन केवल अध्यात्म पर केंद्रित करके यदि व्याख्या की जाती है पूरी परंपरा की, तो क्या वह मुकम्मल व्याख्या हो सकती है, यह प्रश्न रहा है। और प्रवीण पंड्या ने लिखा बहुत अच्छा है श्री अरविंद पर, इसमें कोई संदेह नहीं। उतना ही महत्वपूर्ण विवेचन गोविंद चंद पांडे का अंबिका दत्त शर्मा के द्वारा है। प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे का पथिकृत वृत्तांत। और अंबिका दत्त शर्मा जी जो भी लिखते और बोलते हैं सदैव बहुत विचारणीय होता है, और सूझबूझ के साथ में बहुत नई बातें भी वे उठाते हैं। जी.आर. मलकानी प्रणीत अ स्टडी ऑफ रियलिटी का अविकल हिंदी रूपांतरण इसमें प्रकाशित हुआ है इस अंक में, जो कि लगभग 25-30 पृष्ठों में है। अनिल कुमार तिवारी ने यह रूपांतरण किया है, सत्ता की समझ इस शीर्षक से। और उतना ही महत्वपूर्ण जो है एक समीक्षा का लेख है और बहुत पठनीय है, एक संवाद आहो पुरुषिका का सभ्यता विमर्श, कविता एवं अनुवाद के साथ प्रवीण पंड्या का यह लेख है। बहुत अच्छी सामग्री इस अंक में आई है। जनवरी जून 2025 का यह अंक है उन्मिलन का। और इस पत्रिका का प्रकाशन जो है वह इस समय सागर से किया जाता है। अंबिका दत्त शर्मा, दर्शन विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इसका यह पता है। और कमल नयन एवं अंबिका दत्त शर्मा द्वारा दर्शन प्रतिष्ठान P51 मधुबन पश्चिम, किसान मार्ग, जयपुर के लिए यह पत्रिका संपादित करके प्रकाशित की जाती है। इसका वार्षिक शुल्क 200 रुपया है और आजीवन शुल्क 5000 रुपया है। व्यक्तियों के लिए, संस्थाओं के लिए वार्षिक 500 और आजीवन 10,000 रुपया है। लेकिन यह आजीवन सदस्य बनने लायक ही पत्रिका है। दूसरा अंक भी इसका 2025 में निकला हुआ मेरे सामने है। यह वर्ष 39 का दूसरा अंक है। वर्ष 39 का पहला अंक था जिस पर मैंने बात की, यह जनवरी जून 2025 का अंक है। और जुलाई दिसंबर 2025 का दूसरा अंक यह उन्मिलन का है। और साल में 2 अंक, यद्यपि यह त्रैमासिक है लेकिन नहीं, षाण्मासिक ही है, षाण्मासिक है। साल में 2 अंक इसके बराबर निकल रहे हैं, यह प्रसन्नता की बात है। और इस अंक में सामूहिक अतिचार से उपजा अस्तित्व का संकट, पर्यावरण सैद्धांतिकी की गहन मीमांसा। पर्यावरण सैद्धांतिकी पर विश्वनाथ मिश्र ने पिछले अंक में भी लिखा है, या उसी की कड़ी में बहुत लंबा लेख है, मेरे ख्याल में 65-70 पृष्ठों का। और पूरी पुस्तिका इससे बनती है, महत्वपूर्ण। पश्चिमी दर्शन में संदेहवाद, पक्ष विपक्ष एवं उभरते आयाम, इस पर रविंद्र के.एस. चौधरी का लेख। और इलोकेशनरी वाक क्रिया, परंपरावादी एवं अभिप्रायवादी, शीर्षक से प्रियांशु अग्रवाल का लेख है। यह दोनों ही अंक इस वर्ष के बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्मिलन पत्रिका के। एक चौथी पत्रिका भी आकार में उतनी पुष्ट नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भाषा पर केंद्रित है और भाषा विमर्श पत्रिका है। भाषा विमर्श पत्रिका का भारतीय ज्ञान परंपरा विशेषांक, तीसरा विशेषांक के शीर्षक से यह है। यह पत्रिका निदेशालय भाषा एवं पुस्तकालय, ब्लॉक 8, शिक्षा संकुल परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर से निकाली जाती है। सरकारी पत्रिका है। सरकारी पत्रिकाएं असरकारी तभी हो पाती हैं जब उनका संपादक कोई विद्वान, सचमुच का विद्वान हो और उसको काम करने दिया जाए, संपादन उसको करने दिया जाए और उस तरह से उसकी सामग्री को छाप दिया जाए। बाकी तो जो है वह जो सा है, जो कुछ होना है वह होता ही है कि मुख्यमंत्री का नाम सबसे ऊपर, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव का नाम, फिर निदेशक का नाम, और फिर जो संपादक करता है उसका भी नाम। इसकी संपादक प्रोफेसर रेणुका राठौड़ हैं, जो कि विदुषी हैं और अच्छा संपादन भी करती हैं, सामग्री भी उसी प्रकार से प्राप्त करती हैं परिश्रम के साथ में।
उनका संपादकीय भी उतना ही पठनीय है, क्योंकि भारतीय ज्ञान मीमांसा पर एक तीसरा विशेषांक है जो भारतीय ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित करके भाषा विमर्श का निकाला गया है। अपने संपादकीय में रेणुका जी ने वैदिक विश्वबोध पर चर्चा की है, वैदिक जो दृष्टि है शांति के लिए उसकी चर्चा की है। उन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद को उद्धृत करते हुए और यजुर्वेद के मंत्र पर शमनो वातः प्रवता इह इत्यादि के प्रसंग से चर्चा की है, लेकिन वे आधुनिक विचारकों को भी उद्धृत करती हैं। दयानंद का वेदों की ओर लौटो का नारा उनके लिए प्रासंगिक है और वे समष्टि चेतना किस प्रकार से रूपांतरित हो रही है इसकी बात करती हैं। और वे योगी कथामृत में परमहंस योगानंद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी को उद्धृत करते हुए कहते हैं, ज्ञान आँखों से नहीं अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है। जब सत्य का तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे दिमाग में न रहकर तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा, तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कुछ कह सकते हो। यह एक तरह से आदर्श वचन है। इससे प्रेरित होकर के रेणुका जी स्वयं भी काम करती हैं, जैसा मैं उनको जानता समझता हूँ, और पूरा जो कार्य इस संस्था में रह कर के वे कर रही हैं उसमें भी उनका यह प्रेरणा सूत्र है। इसलिए मैंने यह उनके संपादकीय से यह पढ़ दिया है। इस अंक में जो भाषा विमर्श का है, मेरा लेख है पहला, परंपरा आधुनिकता और समकालिकता, कालिदास के संदर्भ में 15-16 पृष्ठों का यह लंबा लेख है। अन्य लेख भी जो विशेषज्ञों से लिखवाए गए हैं बहुत अच्छे लेख हैं। आदिवासी ज्ञान परंपरा पर हरिराम मीणा, जो कि आदिवासी संस्कृति के बहुत अच्छे अध्येता हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ अपनी दुर्लभ विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। हिंदी की उन्होंने बड़ी सेवा की है, अपने तकनीकी ज्ञान की हिंदी साहित्य के दस्तावेजीकरण के लिए। और सती की आत्माहुति और कनखल इस शीर्षक से उनका महत्वपूर्ण लेख है। अभिनव भारत के उद्गाता स्वामी विवेकानंद इस शीर्षक से। ओम प्रकाश टाक जो कि शिक्षाविद हैं, और आरोग्य की भारतीय परंपरा इस शीर्षक से यामिनी चतुर्वेदी का लेख है। मुरलीधर पालीवाल का वैदिक ज्ञान परंपरा में प्रकृति चेतना और प्राकृतिक शुचिता के शाश्वत सूत्र इस शीर्षक से है। और एकात्म मानव दर्शन, इस पर भी लेख है। अच्छा है कि यह भी आ गया है और इस पर भी बात होनी चाहिए। जो जाने माने राजनीतिक विचारक उपाध्याय जी का दर्शन है, कृष्ण कुमार कुमावत ने उस पर लिखा है। और भारतीय ज्ञान परंपरा की सांस्कृतिक अवधारणा के आधार पर आशीष पांडे ने युद्ध में गीता संदेश, हिंसा या अहिंसा, इस पर रेणु व्यास ने लेख लिखा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा पर प्रसून शर्मा का, और भारतीय चिंतन में दार्शनिक अधिष्ठान इस शीर्षक से विकास तिवारी प्रज्ञे का लेख है। 2 इसमें धरोहर के रूप में लेख संकलित हैं, जिनमें वासुदेव शरण अग्रवाल का अत्यंत ही पठनीय लेख है संस्कृति का स्वरूप। इस पर यह पूरी सामग्री बहुत ही पठनीय है। इस समय जो ज्ञान परंपराओं पर चर्चा हो रही है उसके संदर्भ में इन शब्दों के साथ ये 4 पत्रिकाओं पर कुछ चर्चा जो मैंने की है उसका समापन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।